नमस्कार। आज हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, जिनका पूरा नाम है इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। जी। और बिहार की राजनीति में इन दिनों इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन्होंने गांधी मैदान में एक रैली की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने पान समाज की एक रैली की थी। पान समाज जो बिहार में एक जाति है, पान जाति, जिसकी अलग अलग जिसके टाइटल है ताती ततवा। तो उस जाति के लोग कुछ सवाल हैं जो पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा हुए सवाल मुखर रहे हैं, क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पान जाति का जो समूह है उसमें पान जाति तो एससी में आती है, लेकिन तांती और ततवा जो लोग हैं वो एससी से बाहर उनको किया गया और उनको कहा गया कि आप अति पिछड़ी जाति में आते हैं। तो उसको लेकर इस समाज के युवा बहुत परेशान हैं। बीपीएससी परीक्षा में उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो लगातार आंदोलन में रहे। अब जाकर इस आंदोलन को मुझे लगता है कि आपने लीड किया और अब एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी की है। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि पान जाति क्या है और क्यों इसको कहा जाता है कि ये एससी श्रेणी में होना चाहिए, और इसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है। देखिए, बेसिकली हम लोग बीवर कम्युनिटी से आते हैं, बुनकर कम्युनिटी से आते हैं। और 1952 से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली भी भारत के गजट पे साइन किया, तब से बिहार के अनुसूचित जाति की श्रेणी में पान को रखा गया। और तांती ततवा ही पान है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी आवाज़ को आज तक सिर्फ इसलिए नहीं सुना गया या हम मुखर नहीं हो पाए क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन न बिहार के सदन में है और न ही संसद में है। 78 बरस से आज तक हमें एक एमएलए का टिकट भी नहीं दिया गया। हमारी सिर्फ ये है कि ये पान तांती ततवा का, तांती ततवा बेसिकली एक टाइटल है, ये पेशा नाम है। जाति बेसिकली पान है, जो अभी तक किसी प्लेटफॉर्म में किसी ने ये कहने की कोशिश नहीं की। और जब हमने ये बात उठाई तो ये कन्फ्यूजन स्वाभाविक था, होगा। तो आप कहते हैं कि पान जाति में ही ताती ततवा आते हैं और उसको लेकर सारा कन्फ्यूजन हुआ। कई और जाति विवश जाति है जो बुनकर जातियाँ बिहार में है, जैसे पटवा है और जोलहा मुस्लिम में है। तो इन सारी जातियों से पान जाति कैसे अलग है? देखिए, और आप उसमें ये भी बताते हैं कि कुछ ऐतिहासिक अन्याय भी इस जाति के साथ है। देखिए, जातियों को अलग करने का श्रेणी तो सरकार का काम है ना। बीभर में बहुत जातियां हैं, लेकिन हम किस श्रेणी में आते हैं, एससी में आते हैं, एबीसी आते हैं, बेसिकली ये सरकार तय करती है। तो पटवा BC 2 में आज के डेट में है, बीभर हैं वो भी, लेकिन सरकार ने उसको बैकवर्ड क्लास 2 में रखा है। EBC में तांती ततवा पहले थे, जो वेनेक्सर 1 में हम लोग थे, यहाँ पर लाया पान में। रवि चौपाल जाति जो भी बीभर में आते हैं, तो वो आज एससी शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में है। तो ये सरकार का काम है कि हमें किस किस श्रेणी में उन्होंने बांट के रखा है। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये तो सरकार का काम है, लेकिन एक उस जाति के से आप आते हैं, तो वो जाति आप कैसे मानते हैं कि उसको ऐसी श्रेणी में होना चाहिए? क्या उसके साथ अन्याय हुआ? क्योंकि ऐसी श्रेणी में जब भी कोई जाति आती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है कि उसके साथ छुआछूत हो रहा हो, सदियों का अन्याय हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था? देखिए, एक्चुअली अगर इस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप मेरे गांव में जाइए। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे गांव में EBC SC के लोग हुआ करते थे, BC बैकवर्ड क्लास के भी लोग थे। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे ही खेत में कुआं था, और उस कुएं पे जब मैं पानी पीने जाता था तो गांव के जो भी अन्य जातियों के लोग थे, मेरे जाने के वक्त में वो पानी कुएं से नहीं निकालते थे। और जब मैं पानी पी के चला जाता था तो वो लोग उस कुएं के चारों तरफ का जो किनारा था उसको साफ करते थे। मेरे साथ ये घटना घटी है मेरे गांव में। आपके ही खेत में कुआं था? हाँ। और उससे दूसरे लोग पानी भरते थे, तो वो उसको साफ करके ही पानी भरते थे? हाँ, मेरे जाने से, या हमारे जाति कोई लोग दूसरा भी चला जाए तो ऐसा होता था, जबकि कुआं आपका था। हाँ। और आज भी ये जात के साथ है कि आप जाइए दरभंगा, आप जाइए सीतामढ़ी, मधुबनी, बेतिया, मोती, हमारे जात के खुद अपने के लिए पंडित हैं हम लोग, कि मेरे घर में पूजा कराने के लिए लोग नहीं आते। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, वैवाहिक कार्यक्रम, हमें लोग बता रहे थे बेतिया में कि उनके लिए अलग से खाना बनाया जाता है, और उसके लिए वो लोग तय करते हैं कि कौन खानसामा होगा। जो ढोल बजाने वाले हमारे शादियों, बेटियों की शादियों में आते हैं, वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। छुआछूत
आज़ादी से लेके आज तक हमारी जाति को झेल रहे हैं। छुआछूत झेल रहे हैं आप लोग, लेकिन जब एससी जाति का निर्धारण हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारी जातियों को इसमें शामिल किया गया, आपकी जाति क्यों छूट गई? हाँ, ये तो सरकार, यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आपने तांती, मुझे सिर्फ हमारे पेशा तांत का काम करते थे हमारे जाति के लोग, कपड़ा बिनते थे, तो आपने पेशा नाम तांती रख दिया कि हम तांत से काम करते थे, तो पेशा नाम मेरा आपने तांती रखा, जाति को ततवा बना दिया। ये तो यही तो दुख है ना कि हमारे अगर कोई लोग होते लोकसभा में, लोग होते विधानसभा में, तो ये जो गलतियाँ लगातार होती रही, ये नहीं होती। और इस गलती को सुधारने की कोशिश किया सरकार ने 1968 में, जब कांग्रेस की सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट लाई, तब उन्होंने उन जातियों को जिक्र किया जो पहले से अनुसूचित जाति बिहार में थे, उसमें भी कन्फ्यूजन था। अच्छा। जैसे चमार जाति के लोग थे, तो उनमें कन्फ्यूजन था कि रोहिदास और रविदास, कन्फ्यूजन था कि भाई ये चमार हैं कि नहीं है, वो टाइटल उनके थे। फिर उसी तरह बंसफोर और धांगड़, हाँ, डोम है कि नहीं है, रजक धोबी है कि नहीं है। उसी तरह जब 1968 जेपीसी का रिपोर्ट बना तो इन जातियों को कहा गया कि भाई जो चमार जाति के लोग हैं उनमें रोहिदास और रविदास जोड़ा जाए, रजक धोबी के साथ जोड़ा जाए, बंसफोर और धांगड़ डोम के साथ जोड़ा जाए, और तांती तत्वा पान के साथ जोड़ा जाए। अच्छा, 1968 में कह रहे थे ना, बिल आई जेपीसी रिपोर्ट में, जेपीसी रिपोर्ट में जिक्र है। हाँ। उसके बाद 1962 में बिल को राज्यसभा में अडॉप्ट किया गया, बिल नंबर था 119B, वो अडॉप्ट हुआ और बाकी जातियों को कालांतर में किया गया और तांती तत्वा को छूट गया। उसका आप कहते हैं कि आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं था, इसी कारण वो चीज़ छुट्टी रह गई। लेकिन हम लोग ये सुनते हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी बिहार के हैं, उन्होंने काफ़ी समय तक आपकी मांग, जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी उठाते थे, और जब सरकार में आए तो 2015 में उन्होंने शामिल किया। क्या और भी पॉलिटिशियन उठाते थे? यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे 1992 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पे, अभिलेखों के आधार पे, काका कालेकर आयोग, मुंगेरीलाल आयोग, 10वीं प्रतिवेदन, हर जगह ये बात का जिक्र है अभिलेखों में कि तांती तत्वा पान है। 1968 का बिल मान लीजिए कि है या नहीं है आज के डेट में जीवित, ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जेपीसी का रिपोर्ट तो है। तो इसके आधार पे 1992 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें 4 महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए हमें दर्जा दिया था, और वो कल्याण कार्मिक की बजाय कल्याण से निकल गया, और जिसको उन्होंने वापस ले लिया। फिर 2015 में नीतीश कुमार जी दिए, और जब नीतीश कुमार जी दिए तो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम शामिल करते हैं, इसीलिए तथ्यों ने कहा कि तांती तत्वा ही पान है, दर्जा दिया उन्होंने, ये नहीं कहा शामिल करने का अधिकार तो इनको है नहीं, तांती तत्वा ही पान है, जिसके अगेंस्ट में बाकी जो अनुसूचित जातियाँ थी हाई कोर्ट गई। अच्छा। और जो सिंगल बेंच का जज है उन्होंने सरकार के डिसीजन को उलट दिया हाई कोर्ट में। फिर हम लोग डबल बेंच में गई, सरकार डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया, और फिर इसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 15 जुलाई 2024 को, उसने वो सारे रेफरेंसेस दिए सुप्रीम कोर्ट, जिससे ये इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भाई तांती तत्वा पान है या नहीं, इससे मुझे कोई विवाद नहीं है। आई डोंट वांट टू पुट माई नोज इनटू दिस, ये चीज़ें पे आपने जो बिहार सरकार को कहा, आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तांती तत्वा को पान का दर्जा देने का, मैं उसको इसलिए रद्द करता हूँ कि ये आपको अधिकार नहीं है, ये संसद पास करेगा, आप इसको संसद के थ्रू दीजिए। अच्छा, मतलब जो बिहार विधानसभा ने आपको माना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संसद ही कर सकती है। बिल्कुल। तो एक तरह से बिहार सरकार के हाथ से ये चीज़ निकल गई। अब लोकसभा ही तय करेगी कि तांती तत्वा ही पान है या नहीं। बिल्कुल। उसके बाद क्या आपने लोकसभा के नेताओं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की इस सवाल को लेके? देखिए, हमने जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो हम बिहार सरकार से मिलने की भरपूर कोशिश किया। हमने बिहार सरकार से दर्जनों चिट्ठियाँ लिखी, उनके प्रधान सचिव से मिले, जो भी जदयू में उस हमारे जाति को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग मिले। नीतीश कुमार जी ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। हम नित्यानंद राय जी के पास में डेलीगेशन लेके गए,
तो उनका भी रवैया सकारात्मक नहीं था। और हमारा सरकार से ये था कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति गुजरी और माननीय मुख्यमंत्री के पास में हमें समय मिलने का समय तक नहीं है उनके पास, नंबर 1। दूसरा कि यूनिवर्सल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि जो बच्चा जिस जाति में पैदा होगा उसी जाति में उस मरेगा भी वो। तीब 2015 से लेकर 2024 जो 12 अगस्त को उन्होंने नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया नीतीश सरकार, तो उस बीच में हमारे यहाँ लाखों बच्चे पैदा हुए। वो बच्चा तो अनुसूचित जाति बन के पैदा हुआ। तब हु एम्पावर्ड एंड हु गेव अथॉरिटी टू नीतीश कुमार जी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, टू चेंज हिज कास्ट, हिज और हर कास्ट? एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। उसके कारण मुझे लगता है कि जो युवा बीपीएससी की परीक्षा में गए थे उन्होंने भी आंदोलन किया था, उनको ही बहुत सारी दिक्कतें। आंदोलन मैंने लीड किया था। हाँ, मैं ही पहली बार 27 अगस्त को पटना के सड़कों पे तांती तत्वा पान दिखाई पड़े। अब मैं कहता हूँ जिसकी बात आप कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में मेरा भतीजा ट्रेजरी ऑफिसर है, 2015 से ईबीसी में वो परीक्षा दिया, पास कर गया, और 2015 के बाद वो जब एससी में आया तो अपना कोटी बदलना चाहा, सरकार नहीं बदली आज तक। लेकिन जो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई आप कोटी बदल दीजिए, नौकरी मत लीजिए, कोटी बदल दीजिए, ठीक, आपने कोटी बदल दिया, मैं मानता हूँ। तो जब आप ये कोटी बदल सकते हैं तो हमारे भतीजा का आपने क्यों नहीं बदला? आप बिहार सरकार का, देयर आर सेवरल जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स, कि नामांकन में, प्रमोशन में और नियुक्ति में प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। ये बिहार सरकार का। तो फिर जब हमारे बच्चे एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा, मेरिट में आया, नौकरी आया, मेडिकल में एडमिशन हो गई, कोई दरोगा, डीएसपी के, आर्मी ऑफिसर, साइंटिस्ट बन गया, अभी रेलवे में हज़ारों लड़के हैं, उसको डिमोट करने की प्रक्रिया चालू किया है रेलवे। आखिर किस आधार पे ऐसा कर सकते हैं? बिहार सरकार के लिए जजमेंट में है कि आप कोटी बदल दीजिए, लेकिन वो बच्चे, उसकी क्या गलती है? आपने जो सर्टिफिकेट दिया उसी पे तो वो कर रहा है ना। आप हमारी बच्चियों को गर्दन पकड़ के पीएमसीएच से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से निकाल दिए भाई। हाँ, कि एडमिशन हुआ, बच्चों को निकाला गया। पीएमसीएच से पूर्णिया के एक लड़की को समस्तीपुर किया है, मैं उससे मिला तो बेटा क्या करना चाहे, कोई बात नहीं, हम जनरल कैटेगरी में भी पास करके दिखाएंगे सरकार। क्या हुआ? निकालिए गया, उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। हाँ, एडमिशन रद्द कर दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश से आप ईबीसी में आ गए हैं और आपका जो मेरिट लिस्ट बना था, बेसिस बना था, आप निकलिए। मेरा ये कहना है कि ये कैसे कर सकते हो? आप उसको कहते ठीक है तुम ईबीसी में था, एससी में था, अब तुम ईबीसी में रखा जाएगा। दैट्स व्हाट यू कैन डू एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और नीतीश सरकार के सारे ऑफिसर्स, मैक्सिमम ऑफिसर, दोज हु वेयर टेकन द डिसीजन, दे बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो मतलब ये जो समस्या, एक क्रिटिकल समस्या है पान जाति के साथ, जिसमें ताती तत्वा टाइटल रखने वाले लोग आज़ादी के बाद से इस कन्फ्यूज़न में है कि वो एससी हैं, ईबीसी हैं, कभी एससी में कभी ईबीसी में रखा जा रहा है। उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अभी जो एक दिक्कत स्थिति आई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, जिसके कारण आपको मुझे लगता है कि आगे आना पड़ा और राजनीति में आना पड़ा। इसलिए बातचीत मैंने इसलिए की ताकि हमारे दर्शक समझ लें कि पान जाति की समस्या आखिर है क्या, क्यों एपी गुप्ता जी राजनीति में आ रहे हैं और एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, है ना। अब ये हम समझना चाह रहे हैं कि जो जाति गणना बिहार में हुई उसके हिसाब से 22 लाख लोग पान जाति में हैं। उस समय 80 में ही थे और 5 लाख परिवार हैं। तो एक ताकत है राजनीतिक। 1.7% उस समय आबादी बताई गई है। आप क्या कहते हैं, कितने लोग हैं या और भी लोग हैं? अच्छा, एक बात बताइए मेरा, ये 1931 में जो जाति जनगणना हुई उसका पब्लिकेशन है, उस समय तांती ततवा का आबादी 6.31 लाख दिखाया गया। और तांती ततवा उस समय उस समय जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसमें बोला जाता था तांती ततवा। आप जाइए ना मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, वहाँ तो तांती तत्वा बोला ही नहीं जाता, वहाँ तो दास शर्मा टाइटल है उनका। 6.31 जिस जाति का जनसंख्या है, और इतनी आज़ादी, इतने दशक के बाद वो मात्र 22 लाख हो गया। अगर आप जो डिकेडल ग्रोथ ऑफ कास्ट है उसको भी देखें तो हमारा 60 लाख होना चाहिए मिनिमम।
मतलब आपका कहना है कि जो जातीय आधारित गणना में है उसमें आपकी कमियां हैं। संख्या कम बताई मैं गई। तुरंत के बाद मैं कहा कि 80 लाख हूँ, हम 80 लाख हैं। आप जब जनगणना कराए तो उसमें जो सरकार में उस समय थे या जो जो जातियां का रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, उन्होंने अपने सारे सब टाइटल उसमें लगाए। यादव के कितने टाइटल होंगे आप कोष्टक में, कोष्ट में रखा। कुर्मी कोयरी के कितने होगा सबने कोष्ट रखा। फिर आप तांती ततवा जो 29 टाइटल्स है उसको क्यों नहीं, टाइटल है। हाँ आप क्यों नहीं इसमें रखा? अगर रखते तो हमारे लोग भी होते। नंबर 1। दूसरा, आपने जिसको ट्रेनिंग दी, जो सर्वे किया है, क्या उसको कास्ट सिस्टम के बारे में पता है? क्या जैसे आप पत्रकार हैं, जब आपको पता नहीं है, तांती तक के बारे में कन्फ्यूजन है, इतने टाइटल्स में, बेचारे उसको क्या दोष है? क्या उसको मालूम था? जहां हम सहरसा में शर्मा लिखते हैं, हमारे 90% लोग जब शर्मा लिखे तो वो बढ़ई में चला गया, वो नाई में चला गया, वो भूमियार भाइयों में गया, वो ब्राह्मण में चला गया। जो दास लिखते हैं वो अनुसूचित जाति में चले गए। हमारे 80% नौजवान माइग्रेट करके बाहर रहते हैं। घर में महिलाएं थी। तो मैं कहता भाई ये मैं नहीं मानता, और मैंने उसको दिखाया करके भाई 80 लाख हैं। अगर 22 लाख हैं तो पटेल मैदान में 70,000 लोग कैसे आ गए? बेगूसराय में 42,000 लोग कैसे आ गए सभा में? मुजफ्फरपुर में कैसे? भागलपुर में कैसे? जम्मू में कैसे? मुंगेर में कैसे? दरभंगा में कैसे? मधुबनी में कैसे आ गया? नालंदा में कैसे आ गया? मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दें कि अगर हम 7 लाख हैं, 70,000 सहरसा में आए, इसका मतलब है कि सहरसा का आबादी 7 लाख हो गई। तो एक जिला में हम 7 लाख हैं। मधुबनी में जाइए, मैं पूर्णिया में नहीं कर सका, मधुबनी में नहीं कर सका, सुपौल में नहीं कर सका, समस्तीपुर में अगर मैं करता, अगर जनगणना मेरी मांग है कि हम तो खुश थे कि पहली बार आपने गिना 22 लाख गिना आप। हम तो गिने भी नहीं गए कभी। जिसकी कोई भी संख्या नहीं, वो सत्ता में मंत्री दर बदर एक के बाद दशकों से बना बैठा है। और हम लोग जो खाली वोट देने के लिए आपने बना के छोड़ दिया, गिनते तक नहीं, वोट देते गिनते तत्वा कहाँ है? तो ये कहाँ से आ रहा है? आखिर गांधी मैदान को हम कैसे भर दिए? अगर हम नहीं हैं तो 22 लाख वाला पॉपुलेशन गांधी मैदान भर सकता है? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? कहाँ से हैं लोग? मैं कहता हूँ 80 लाख हूँ मैं। 50 लाख गिन के दोबारा दिखाओ ना। तो गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आबादी आपकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। जो आप जिस तरह से कह रहे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि बिहार में 4 से 5% जरूर कम से कम मिनिमम 6% प्लस 6% ये है, तो एक बड़ी आबादी है, हम मान लेते हैं इसको। लेकिन एक जो बिहार में पैटर्न रहा है, आरक्षण का सवाल है, और एक वोट बैंक है बड़ा, इस तरह से आरक्षण के सवाल को लेकर बिहार में पहले भी पार्टी बनी है, अभी मुकेश सहनी जी की भी एक पार्टी है, और लोग उसी पैटर्न पर आके एक राजनीतिक तरीके से अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो क्या ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आप? देखिए, आईपी गुप्ता वो नाम है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। मेरा अपना एक पैटर्न है, अपना काम करने का तरीका है। हम जब ये आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, जेपी आंदोलन हुआ तो जो लक्ष्य था कि इमरजेंसी की सरकार को हटाना है, हटा दिया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। उसके साइड इफ़ेक्ट ये हुए कि जब नेतृत्व करने वाले लोग में नेतृत्व पैदा होता है, नेता पैदा होता है, उसमें से निकले कौन कौन नेता? शरद यादव जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, और सब देश के बड़े बड़े नेता। ठीक तो उसी तरह अन्ना आंदोलन हुआ। मोहन की सरकार को गिराने के, गिर गई, लेकिन केजरीवाल का टीम बना। ठीक उसी तरह ये आंदोलन है, हाकुरत थम्पान है, जिससे ये पार्टी निकल कर आई है। और पहले हमारे पास नेतृत्व का अभाव था। हमारा हीरो कोई और हुआ करता था। मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जब गांधी मैदान की भीड़ आई तो गांव-गांव से बस खुली, तो उस गांव में 1-2 लड़का होगा जो बस को खुलवाया होगा। ही बिकेम द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, उस गांव का लीडर हो गया। उसी तरह गांव, जिला, प्रखंड और फिर स्टेट में नेतृत्व पैदा हुआ। और हमें पार्टी इसलिए बनानी पड़ी कि हमारी जो आरक्षण को लेकर, आंदोलन को लेकर गए, उसकी मांग को हम और कैसे मजबूत रख सकते हैं। हम अलग अलग पार्टियों में, हमारा जो संघ है अखिल भारतीय पान महासंघ, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें सभी दलों के लोग हैं। और जब हमने नेतृत्व किया, और जब गांधी मैदान में ऐतिहासिक भीड़, और उसके पहले 12 भी बड़ी बड़ी सभाएं किया, तो नेतृत्व पैदा किया। तो जब मैं कांग्रेस में था, तो मैं इस शक्ति के साथ अगर कांग्रेस में चला जाता था, हमारी शक्ति कांग्रेस में चला जाता,
बाकी जो लोग तो आरजेडी भाजपा, हमारी शक्ति विखंडित हो जाती। इस शक्ति को इंटैक्ट कैसे रखें, हमारी जो आरक्षण की मांग है उसको और कैसे मजबूत कर सके, उसके लिए पार्टी बनाना हमारे लोगों की मांग थी और हमारी कंपल्सन थी, नंबर 1। दूसरा कि अगर हम चले जाते ना, हम कहते हैं भाई हम तुम्हारा घर है शीश महल, मेरा उसमें क्या अधिकार, किसी भी दिन निकाल दोगे ना, तो हमारा झोपड़ी है, हमारा घर होना चाहिए। और मैं आज जो वोट, जो बहुत सारे नेता हैं जिसमें कन्वर्सन रेट, वोट कन्वर्सन जो है ना रेट 0 के बराबर है। आप भाजपा का समझ लीजिए, अकेले लड़के दिखा दे, नीतीश जी अकेले राजा दल के लड़के दिखा दे। आप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ नेताओं को अपने अपने वोट ला सकते हैं। मेरा वोट बैंक पे अधिकार था भाजपा का, जदयू का, राजा, अलग अलग। अब जब हमने नेतृत्व पैदा किया और हमने समझा कि आरक्षण एक राजनीतिक विषय है, ये कोर्ट से नहीं मिल सकता, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिल सकता। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने जब सवाल आपसे पूछा कि देखिए वीआईपी पार्टी जो है उसका पैटर्न भी वही मैं कह रहा हूँ। बस एक बार मेरी बात सुनिए, उसका पैटर्न भी वही है कि एक निषादों के आरक्षण निषादों को वो एबीसी से एससी में लेना चाहते हैं आरक्षण। आरक्षण का उनका सवाल है, उन्होंने आंदोलन किया, फिर पार्टी बनाई। मुकेश सहनी वहाँ से एक व्यक्ति है जो साधन संपन्न व्यक्ति है। उसी तरह पान जाति में आरक्षण का सवाल है और आईपी गुप्ता जी एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं जो उसको लीड कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी बनाई। तो क्या दोनों में अंतर है? देखिए, पहला बात तो ये है कि जो भी साधन संपन्न लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जो हो, उसका पहला दायित्व होता है ब्राह्मण कौन है, जन्म से नहीं। ब्राह्मण वो होता है जो दूसरे को भी, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो और उस ब्रह्म ज्ञान से दूसरे को भी ब्रह्म ज्ञान दे सके और उसको ब्राह्मण बना सके। यही मतलब है ना। अगर हम साधन संपन्न, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के वैसे दबे कुचले लोगों को साधन संपन्न बनाए, अधिकार को उसको जगाए। मुकेश सहनी जी का क्या पैटर्न है, उनकी पार्टी आंदोलन से नहीं निकली है, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली। हमने 6.5 महीने सड़कों पे बिताए, एक एक आदमी के घर पे रहा है। और ये एक लड़ाई है मुकेश सहनी जी को 1900, पता नहीं उनका क्या एथनोग्राफी रिपोर्ट है, मुझे नहीं मालूम। मेरा ये मानना है कि 1952 से हम लोग बीवर हैं, पान हैं हम लोग। ये हम कहते हैं अगर हम पान नहीं है तो तांती तत्वा कौन है? पहला ये जो क्वेश्चन हमारा मांग है उसको ख़त्म करो। ठीक बात, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। अब थोड़ी सी दिलचस्पी मेरी भी है और हमारे पाठकों की भी है कि आईपी गुप्ता जी की अपनी क्या कहानी है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उन्होंने मतलब अभी जैसी मेरी जानकारी है कि आप कुछ कंपनियों के भी मालिक हैं, तो ये पूरा सफ़र आपका कैसा रहा? इट्स वेरी पेनफुल। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बढ़िया और मज़ेदार सफ़र है, साथी रहा, तो मेरा संघर्ष है। मेरे पिताजी लेबर थे, राग मिस्त्री बने, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, लकड़ियाँ काट के लाती थी, गोबर चुनती थी, तो मैं भी उन्हीं में से था, चुनता था, इंजीनियर बन गया। और ज़िद्दी इतना हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को ठान लूँ तो मेरे पास पैसा है कि नहीं है, साधन है कि नहीं है। मुझे लगता है कि कोई एक आदमी था, एक इंसान था जो हिमालय पे चढ़ गया, वो कौन था? एक आदमी था जो पर्वत को काट दिया, वो कौन था? वो ह्यूमन बीइंग थे। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है। और मैं जो लीडरशिप मुझ में आई, बेसिकली बचपन से थी, मुझे लीड करने की आदत थी, लेकिन ये जो मैं आज राजनीति में आया हूँ, एक सरकमस्टांसेस कंपल्सन था। अब वो वहाँ से चालू होता है जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ और वाई.बी. गिरी ने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना के लाइए, और जो भी हमारे जाति को लीड करते थे वो सारे हमारे ऑफिस में थे, और मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में मैंने उनको कहा कि आप लोग बनाइए, आप लोग जानते हैं। मैं अपने चैम्बर में काम करने लग गया। 4 घंटे हो गए, उन लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बना सका। तब मुझे लगा कि यार ये लोग हमारे समाज को लीड कर रहे हैं। तब मैंने कहा मुझे तो कोई अंग्रेजी लिख सकता है? तो उसमें से एक आदमी बोला हाँ सर हम लिख सकते हैं। और मैंने 45 मिनट में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में, उस समय मुझे लगा कि हम कहाँ हैं, हमारे समाज के लोग कहाँ हैं।
दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई थॉट ऑफ कमिंग टू द पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स। उस समय तक मेरे दिमाग में नहीं था कि आई विल बिकम ए लीडर। मैं सोचा अपनी जाति के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा मुझे। देन आई टूक ए लीड रोल, केस को सारे पैसे मैंने खर्च किए केस में। फिर सुप्रीम कोर्ट में तक मैं वहाँ गया। मैं आज तक ये लाइक बोलता नहीं कहीं कि मैंने सारे एक्सपेंडिचर वहन किया। समाज के कुछ और लोग तो अलग तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन मैं जो लड़ रहा था उसमें सारे मेरे पैसे थे। तो इस तरह से मैं इसमें आ गया। और जब मैं इधर आया तो आपको पता है कि जब आप चीज़ों को करने लग जाते हैं तो एक के बाद एक परिस्थितियाँ बनती चली गई। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं पार्टी बनाऊंगा, और मेरे लोग कहते थे, लेकिन ये मेरा मानना था कि भाई पार्टी बनाने से क्या होगा, कौन तुम्हारे टिकट लड़ेगा, कौन तुमको वोट देगा। लेकिन जब मैं मूवमेंट करने लगा और जब लोगों से मिलने लगा तो मुझे लगा कि यार मैं शक्ति प्राप्त करूँ, हमारे लोग हैं ना शक्तिशाली हो रहे हैं। एंड टू पुट दोज द मूविंग फैक्टर, ड्राइविंग फैक्टर इंटैक्ट, पार्टी का निर्माण होनी चाहिए। पार्टी का नाम भी बता देंगे। इंडियन इनकलाब पार्टी। इनकलाब इसलिए कि इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, मूवमेंट। इसलिए इनकलाब से, आंदोलन से निकला है, इसलिए इंडियन इनकलाब पार्टी नाम रखा है। IIP। अपने पार्टी बना दी। थोड़ा सा पीछे जाके, कई बार होता है कि बातचीत से कुछ और सवाल याद आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप बार बार कहते हैं कि तत्व जाति जो पान जाती है बेसिकली ऐतिहासिक रूप से बुनकर जाती थी। और यही बात कहते हैं कि आज हमारे लोग ज़्यादातर बाहर में हैं और राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। तो जाति के रूप में ये बदलाव कैसे हो गया पान जाति में? हाँ, बेसिकली पेशे का। हाँ, मुझे वो संस्मरण याद आ रहा है। 3 अप्रैल 2018 हम और सौरभ यादव जी उनके घर में थे और उन्होंने ये मुझे इतिहास बताया। वो चुनाव लड़ना चाहते थे मधेपुरा से 2019 को, और वो उन्होंने ये लगा कि मैं संगठन बनाया और जातिगत राजनीति कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा जो जाति था वो बुनकर था, तांती ततवा, और ये जातियाँ अंग्रेज़ों ने तुम्हारे जाति के साथ बहुत ज़्यादती किया, तुम्हारे हाथ काटे, तुम्हारे लोगों को गर्दन काटे गए, बंगाल के मैदानों में उसको लाशें मिलती थी और वो छीन लिए गए तुम्हारे धंधा। वो लोग मैनचेस्टर लेके चला गया और तुम लोग बेरोज़गार हो गए। जो कॉटन का। हाँ, उसके बाद फिर मैं, जब ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैं अपने जो पुराने हमारे जो लोग थे मैं उनसे पूछने लग गया, भाई फिर आप क्या करने लगे। मैं क्यूरियोसिटी रहता है मुझ में। तो बोला कि जब हम लोग, हमारे हाथ काटे गए तो फिर हमारे पास काम नहीं रहा, हम भूखमरी के शिकार हो गए, तो हम जानवर जो मर जाता था उसको फेंकते थे, इसलिए मुझे कहीं चमार तांते भी बोला जाता है। हम लोग पालकी ढोने लगे, इसलिए कहीं हमको चंद्रवर्षी तांती भी कहा जाता है, कहार भी हम लोग कहीं कहीं कहलाते हैं। फिर दगरीन का काम करने लगे मेरी माँ बहने। दगरीन का थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, वो जो आज नर्स बच्चा पैदा करती है, प्रसव पीड़ा महिला से जो होता है ना, तो गांव में वो फैसिलिटी थी नहीं। गांव में जो दाइयाँ होती थी, हाँ, जो दाइयाँ, दगरीन कहते थे। हाँ। उसके बाद फिर हम पालकी ढोने लग गए, ढोल बजाने लग गए, अलग पेशे। हाँ, फिर मजदूर हो गए, कंस्ट्रक्शन, फिर वो डेवलपमेंट का दौर आया और कंस्ट्रक्शन होने लगा तो वहाँ लेबर चलेगा। लेबर होते होते हम राजमिस्त्री हो गए। अब राजमिस्त्री होते होते जब देखे भाई मार्बल भी लगता है तो मार्बल मिस्त्री हो गए। और ज़्यादा हम लोगों ने वो प्रोग्रेस किया तो राजमिस्त्री से मार्बल मिस्त्री हुए, और मार्बल मिस्त्री से हम लोग मार्बल का ठेकेदार हो गए। और आप गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं आप जाएंगे, किसी भी मजदूर से पूछिए, किसी भी पूछिए, मिस्त्री बोलेगा तांती ततवा। और गुजरात के कई फैक्ट्रियों में गांव के गांव हमारे लड़के मजदूर हैं। और अब मेरा दुख इस बात का भी होता है कि हमारे जाति में बच्चों का सबसे ज़्यादा रेप होता है। हाँ, उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारा जो तांती ततवा टोला है वहाँ 80% नौजवान माइग्रेट करके राजमिस्त्री लेबर का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम लोग देखते हैं कि कोरोना के वक्त में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तो लौटे गए लोगों का बिहार सरकार ने एक पेशे के आधार पर करवाया था सर्वे, उसमें सबसे ज़्यादा राजमिस्त्री निकले। हाँ, वो हम लोग हैं। तो हमारी बच्चियाँ तो सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं घर पे। तो अब हम लोग सिर्फ राजमिस्त्री हो गए। लेकिन जब हमको SC में लाया गया तो हमने नौकरियां लेना चालू की बिहार में। अब हमारे पास, हमने आंदोलन में ये भी नारा दिया कि हम मैनचेस्टर वापस लाएंगे, हम अपने घर में
वो हमारा जो धंधा था हम इसलिए कहीं के नहीं रहे कि हमने पुश्तैनी धंधा को छोड़ दिया। हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हमारे घर में हमारे खुद के लिए छोटा सा एक चरखा होगा, एक हैंडलूम होगा। हम गांव-गांव में अपने घरों में पुराने धंधा लाएंगे वापस। फिर से आप हाँ, बुन करके बुन कर वो लाएंगे। जैसे आप चले जाइए भागलपुर, जैसे गांधी जी ने चरखा दिया है, हाँ, तो आप कह रहे कि आप अब मेरा ये मानना है कि भाई एक 2 तल्ला बिल्डिंग बनाओ, घर ऊपर के घर में पूरा परिवार रहो और नीचे में हैंडलूम लगाओ। तुम 12-13 घंटा काम करते हो, मेहमान की तरह घर आते हो। छठ पूजा तुम्हारी बच्ची इंतज़ार करती है, माँ कहती बाबू आई तो छठ पूजा में मिठाइयाँ लेके। तो वो जो बचपना चला जाता है, तुम्हारी जवानी चली जाती है, तुम्हारी पत्नी की जवानी चली जाती है, तुम्हारे माँ बाप इंतजार में मर जाते हैं। उसका एक जब हमें शेड्यूल कास्ट में अगर हम होते 1952 से, तो मेरा बाप राजमिस्त्री नहीं होता, चपरासी होता। मेरा भाई राजमिस्त्री नहीं बनता, हम भी IAS होते। तो अपॉर्चुनिटी हमसे छीना गया है एमएलए बनने का, MP बनने का, मुखिया बनने का। MP क्योंकि आप बाहर रहते हैं। हाँ, नहीं मैं तो यहाँ पटना में, ये मेरा मतलब आप ही जाति के लोग, हाँ 80% लोग माइग्रेट के नौजवान हैं, इसलिए वो राजनीति में भी नहीं अब मैं चाह नहीं आ पाए। अब उनका, अब मैंने नारा दिया हीरो बदलो, वोट हमारा। नेता तुम कैसे बन गए यार? हमारी तालियां, हमारे भीड़, हमारे लोग, हमारे माला, मैदान में 10,000 लोग, हमारे यहाँ कोई और बैठा हुआ है मंच पे। तो अगर भीड़ हमारी, नारे हमारे, ताली हमारे, तो हम भी यहाँ बैठा हो। हीरो बन लो। तो एक तरह से पलायन भी आपके पार्टी का एक बड़ा इशू लगता है। बिल्कुल, हमारे लोगों के लिए। अब जैसे बहुत बड़े लोग यहाँ पलायन की बात करते हैं, यहाँ की जो भी नेता है पलायन बोल देता है। पलायन है भाई, हमको रोड में बताओ ना, कैसे रोकोगे पलायन? आपका क्या रोड मैप? देखिए, मैं तो फिलहाल अपने लोगों के लिए रोड मैप है मेरा, क्या कि मैं मैनचेस्टर बनाऊंगा अपने हैंडलूम। देखिए, जब हमें अनुसूचित जाति में आएंगे ना, तो बहुत सारे हमारे लोगों को पता नहीं कि सरकार की सर्टेन स्कीम्स है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, हर सेक्टर में, कि 5% एकदम फिक्स है कि ये अनुसूचित जातियों को जाना है। वो कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है वो? अगर 5% ही सारी स्कीमों को निकाल दें तो 2 मिनट प्लान। जैसे हमारे घर में अगर हैंडलूम बनेंगे तो खाली तत्वे काम करेगा, दूसरे जाति के लोग भी आएंगे कि नहीं काम करने के लिए? आएंगे ना। हमने अभी तक पॉलिसी कहाँ बदली जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? एनवायरनमेंट कहाँ बदला? पहले आपको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना होगा, पॉलिसी फ्रेंडली बनाना होगा बिजनेसमैन के लिए। और ये जो माइंडसेट है ना कि एक बिहार है, बिहारी है, उस माइंडसेट को डेवलप करना होगा। अब ये सारी चीज़ें समझ गए, आपके पॉलिसी भी समझ गए। थोड़ा सा ठोस बातें, आपने पार्टी बनाई है तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल 200%। कितनी सीटों पर? अभी तो मैं 151-152 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहा हूँ। इससे समझौते की बात? बस एक ही मांग है कि जो हमारे आरक्षण की मांग के साथ मजबूती से खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। कोई ऑफर? अब राजनीति करते हैं, गांधी मैदान की इतनी बड़ी भीड़ आई है तो स्वाभाविक तौर से फ़ोन कॉल्स तो आते हैं। किधर से? अब कौन सी ऐसी पार्टियां का नाम लें जिनसे नहीं आ रहा है? तो आपकी रुचि किधर है? मेरी रुचि किधर भी नहीं है। मेरा रुचि सिंगल पॉइंट एजेंडा पे है कि हमारी आरक्षण की मांग को आप सपोर्ट करो। अगर NDA की तरफ जाते हैं तो 2 आरक्षण, क्या? और अगर इधर हम आते हैं तो तुम्हारा जो घोषणा पत्र है उसमें लिखो कि तांती ततवा पान की आरक्षण जब हम आएंगे तो हम देंगे। ये घोषणा पत्र में लिखिए, अब उनको आप दीजिए, कहिए कि हम देंगे। आपको दोनों में से किसी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है? काहे का मतभेद? हम बोले हैं भाई कि हम अवसरवादी बनना चाहते हैं। हम अपने लोगों को कहा कि अवसरवादी बनो। हम प्रिंसिपल की राजनीति तब करेंगे जब हम सत्ता में जाएंगे। अभी हमारा प्रिंसिपल की राजनीति बिल्कुल सिंपल है कि भाई हमको आरक्षण दो, बाद में सिद्धांत की बात करो। और राजनीति में आपके आदर्श कौन है? हाँ, बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी,
बाला साहब ठाकरे जी और कांसीराम जी। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ को, समाजवादी हैं हाँ और एक वो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं हाँ और एक दलितों की राजनीति करते हैं। हाँ, तीनों अलग अलग लोगों को। लेकिन उसी का सम्मिश्रण का नाम है आईपी गुप्ता। लेकिन तीनों में एक चीज़ था, चेहरे पे बोलते थे, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता था। ये तीनों आदमी ये स्पष्टवादी थे एकदम कि भाई आप पत्रकार है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं और मैं घुमा के बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मैं क्यों घुमा रहा हूँ और क्या बात है, भाई आप समझ रहे हैं तो क्यों नहीं सीधा बोला जाए। दूसरा, हमारे जो लोग हैं नाथी तत्वा अभी तक पॉलिटिकल कास्ट नहीं बने। मैं घुमा के बोलूँगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी सीधा बोलता हूँ, अपने लोगों के, भाई पॉलिटिकल कास्ट बनना है आपको, इसलिए सीधा बात करता हूँ। और यही तीनों का प्रश्न, आप चंद्रशेखर जी को पढ़िए, आप कांसीराम जी को पढ़िए, आप बाला साहब ठाकरे को देखिए, तीनों में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो ये आपने बताया कि आप का मूल मकसद जो है 5 जाति समूह को SC आरक्षण श्रेणी में लाना। हाँ, दूसरा, एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरना, ताकि जो भी जाति के सवाल हैं उनको राजनीतिक तरीके से हल किया जा सके, क्योंकि इन सवालों को हल करने के लिए राजनीति से दूसरा कोई बेहतर ताकत आपको नहीं लगती है। और तीसरी बात कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार, और उसमें जो भी पार्टी आपको आरक्षण का वादा करेगी, आरक्षण दिलाएगी, उसकी तरफ जाएंगे, आपको ऑफर भी है। और चौथी बात की आपने साफ कहा कि अभी आपके लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए अवसर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बाद में सिद्धांत की बात करेंगे, अभी अवसर की बात करेंगे। तो इसी के साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।